फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम है मृदुला और आज का हमारा टॉपिक है थिन लेयर क्रोमैटोग्राफी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। थिन लेयर क्रोमैटोग्राफी को हम स्ट्रिप क्रोमैटोग्राफी, स्प्रेड लेयर क्रोमैटोग्राफी, सरफेस क्रोमैटोग्राफी या फिर ओपन कॉलम क्रोमैटोग्राफी के नाम से भी जानते हैं या उसको कह सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले थिन लेयर क्रोमैटोग्राफी जो है वो डिस्कवर किया था इज़मेलोव और स्क्रैबर ने 1938 में। उसके बाद बहुत सारे आगे साइंटिस्ट ने इस पे काम किया, लेकिन फाइनली जो स्टॉल थे उन्होंने 1958 में टीएलसी को एनालिटिकल एड्सॉर्प्शन क्रोमैटोग्राफी के लिए यूज किया था। ये जो है आपको कन्वीनियंटली आप ऑर्गेनिक या फिर इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस के सेपरेशन के लिए यूज। तो बेसिक जो प्रिंसिपल है थिन लेयर क्रोमैटोग्राफी का वो एड्सॉर्प्शन होता है। इसमें क्या करते हैं कि एक क्रोमैटोग्राफिक प्लेट लेते हैं, उस पे एड्सॉर्बेंट का एक थिन लेयर कोट करते हैं। उसके बाद वहां पे आपको स्पॉटिंग करी जाती है एक या एक से ज्यादा कंपोनेंट्स का, और उसके बाद इसको आपको एक क्रोमैटोग्राफिक चैम्बर में डालना होता है जिसमें कि ऑलरेडी मोबाइल फेस प्रेजेंट होता है। तो जब आपका मोबाइल फेस कैपिलरी एक्शन से ऊपर की तरफ पास करता है तो वो सॉल्वेंट के साथ इंटरेक्ट करता है, और डिपेंडिंग अपॉन एफिनिटी आपकी जो है वो आपको एक डिस्टेंस कवर करके वो विजिबल हो जाता है। तो टीएलसी में जो आपका कंपोनेंट का सेपरेशन होता है वो टोटली डिपेंड करता है कि कंपोनेंट की एफिनिटी क्या है स्टेशनरी फेस की तरफ। ठीक है, अगर कंपोनेंट जो है वो ज्यादा उसकी एफिनिटी ज्यादा होती है स्टेशनरी फेस की तरह तो वो स्लोली ट्रैवल करता है, जबकि जिसकी लेस होती है वो फास्टर ट्रैवल करता है। यानी कि जब आपने प्लेट पे वन स्पॉट डाला तो इसके जितने कंपोनेंट हैं वो आपको मोबाइल फेस के साथ ऊपर की तरफ वो मूव करेंगे। तो जिसकी एफिनिटी इस स्टेशनरी फेस यानी कि आपकी यहाँ पे ज्यादा होगी स्टेशनरी फेस के साथ, वो आपको स्लोली मूव करेंगे, यानी कि वो स्पॉट्स आपको काफी देर में विजिबल होंगे, और जो जिनकी एफिनिटी कम होती है वो आपको फास्टली मूव करके अपना स्पॉट वो विजिबल कर देते हैं। ठीक है, तो ये जो सेपरेशन होता है वो इसलिए होता है, फर्स्ट फैक्टर उसके लिए क्या रिस्पॉन्सिबल हो गया, एफिनिटी। सेकेंड जो है वो पार्टीशन। ठीक है, थर्ड जो है कि क्या प्लेट के ऊपर कौन से एड्सॉर्बेंट यूज किए गए हैं, और फोर्थ है कि कौन सा सॉल्वेंट सिस्टम जो है वो यूज किया गया है। यानी कि यहाँ पे जो आपका मोबाइल फेज है और जो स्टेशनरी फेज है उसके साथ क्या कंपोनेंट का इंटरेक्शन है उस पर डिपेंड करता है सेपरेशन। अब देखते हैं कि इसकी बात करें तो बेसिकली आपको टीएलसी के लिए सिंपल इक्विपमेंट की जरूरत पड़ती है, जैसे कि माइक्रो स्लाइड्स, कोई भी स्पेसिमेन जार जिसमें लिड प्रेजेंट हो, या फिर ग्लास स्प्रेयर्स या फिर ग्लास शीट के स्ट्रिप्स भी यूज किए जा सकते हैं। इसमें जो डेवलपमेंट टाइम होता है वो काफी शॉर्ट होता है, यानी कि सेपरेशन जो है वो काफी तेजी से हो जाता है। इसमें स्टेशनरी फेस की चॉइस जो होती है वो काफ़ी होती है, इसलिए इसको एड्सॉर्प्शन, पार्टीशन या फिर आयन एक्सचेंज क्रोमैटोग्राफी के लिए हम यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, फोर्थ है कि इसमें जो सेपरेटेड कॉन्स्टिट्यूएंट है उसको इजीली हम रिकवर कर सकते हैं, क्योंकि जो एड्सॉर्बेंट कोटिंग होती है उसको हम स्क्रैप करके इजीली जो है वो आपको जो भी कॉन्स्टिट्यूएंट होता है उसको सेपरेट कर लेते हैं। सेपरेशन इफेक्ट जो है वो ज़्यादा डिस्टिंक्टिव होता है और सुपीरियर होता है, मतलब आपको इजीली विजिबल होता है। इसके अलावा ये जो सेपरेटेड कंपोनेंट्स है उसको हम देख सकते हैं कि किसके कौन कौन से स्पॉट, मतलब कौन से स्पॉट विजिबल हुआ है, तो उसके हिसाब से हमको पता चल जाता है कि गिवन कंपाउंड में कितने कंपोनेंट्स प्रेजेंट हैं। नेक्स्ट है आपका डिटेक्शन लिमिट। तो ये आपको बहुत ही जो है विजिबल स्पॉट दिखाता है, और इसमें डिटेक्शन लिमिट जो होती है वो काफी कम होती है, जिसकी वजह से केमिकली इनर्ट स्टेशनरी फेज इसमें यूज होता है, जैसे कि एल्यूमिना या सिलिका, और ये आपको जो भी करेसिव स्प्रेज होते हैं उनको यूज करने की परमिशन देता है, जिससे कि आपको फ्रैक्शनेटेड सब्सटेंसेस इजीली आप डिटेक्ट कर सको। नेक्स्ट है आपका ट्रेस एनालिसिस। तो ये आपको बहुत ही माइक्रो मेथड के रूप में यूज होता है, ताकि आप ट्रेस एनालिसिस भी इजीली कर सको।
डिसएडवांटेज की बात करें तो इसमें जो है वो आपका लॉन्ग स्टेशनरी फेज नहीं होता है, इसीलिए सेपरेशन जो है वो कुछ लेंथ तक ही होता है। मतलब आपने जो प्लेट यूज किया है वो काफी लंबा नहीं होता है, आप एक स्टैंडर्ड साइज का ही यूज कर सकते हो, तो इसीलिए आपको एक सर्टेन लेंथ तक ही आप डिटेक्ट कर सकते हो, मतलब सेपरेट हो सकते हैं कंपोनेंट। सेपरेशन जो है वो आपका एक ओपन सिस्टम या ओपन कंडीशन में होना चाहिए, इसलिए कभी कभी क्या होता है कि सैंपल जो है वो ह्यूमिडिटी और टेम्परेचर से भी अफेक्ट हो जाती है। इसमें जो डिटेक्शन लिमिट होता है वो काफी हायर होता है। एप्लीकेशन की बात करें तो टीएलसी आपको यूज होता है कंपाउंड्स के आइडेंटिफिकेशन में। ये आपको यूज होता है बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के आइसोलेशन, प्यूरिफिकेशन और आइडेंटिफिकेशन में। फाइटोकेमिस्ट्री में ये यूज किया जाता है नेचुरल प्रोडक्ट जैसे कि वोलेटाइल ऑयल, फिक्स्ड ऑयल, वैक्सेस, टर्पीन्स, एल्कलॉइड्स, ग्लाइकोसाइड्स वगैरह को डिटेक्ट करने में। नेक्स्ट टीएलसी का एप्लीकेशन है कि ये आपको रिएक्शन कितना हुआ है या कितना नहीं हुआ है इसको एग्जामिन करने में काफी हेल्पफुल होता है। इसके अलावा ये जो सेपरेशन प्रोसेस होता है उसको भी चेक करने के लिए यूज किया जाता है। नेक्स्ट है कि इससे हम टीएलसी के थ्रू हम प्योरिटी को रेगुलरली या रूटीनली चेक कर सकते हैं, और इसके लिए हम क्या करेंगे कि सैंपल और जो ऑथेंटिक सैंपल है उसका हम स्पॉट प्रिपेयर करके, मतलब टीएलसी के थ्रू पूरे प्रोसेस को फॉलो करके हम ये डिटेक्ट कर सकते हैं कि हमारा गिवन सैंपल जो है वो कितना प्योर रह गया है। अगर बहुत ज्यादा स्पॉट आने लगते हैं तो इसका मतलब है कि हमारे सैंपल में इम्प्योरिटी प्रेजेंट है। केमिस्ट्री में टीएलसी का यूज है कि ये आपको कंपाउंड्स के सेपरेशन और आइडेंटिफिकेशन में हेल्प करता है जो काफी एक दूसरे के साथ रिलेटेड होते हैं। उसके अलावा ये कटायंस और अनायंस के डिटेक्शन में भी यानी आइडेंटिफिकेशन में भी यूजफुल होता है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में टीएलसी जो है वो आपको बहुत सारे फार्माकोपियाज ने उसको अडॉप्ट किया है, आपको फार्माकोपियल ड्रग या केमिकल में क्या इम्प्योरिटी प्रेजेंट है उसको डिटेक्ट करने के लिए। बहुत सारे ड्रग जैसे हिप्नोटिक, सेडेटिव, एंटी कन्वल्सेंट, ट्रांसक्युलाइजर, एंटीहिस्टामिन, एनाल्जेसिक, लोकल एनेस्थेटिक, स्टेरॉइडल ड्रग्स जो है वो आपको क्वालिटेटिवली टीएलसी मेथड के थ्रू चेक किए जाते हैं। मल्टी कंपोनेंट फार्मास्यूटिकल फॉर्मुलेशंस जो होते हैं उनके सेपरेशन के लिए भी ये यूज किया जाता है। उसके अलावा बायोकेमिकल एनालिसिस में काफी हेल्पफुल होता है। बहुत सारे मेटाबोलाइट्स हैं या कंस्टिट्यूएंट है बॉडी फ्लूइड्स, ब्लड प्लाज्मा और सेरम यूरिन में, उनके सेपरेशन के लिए भी यूज किया जाता है। नेक्स्ट है कि आपको फूड और कॉस्मेटिक इंडस्ट्री में भी आपको जो कलर है, प्रिजर्वेटिव है, स्वीटनिंग एजेंट है या अलग अलग कॉस्मेटिक प्रोडक्ट है उनके आइडेंटिफिकेशन और सेपरेशन के लिए यूजफुल होता है। तो बेसिकली हम जो टीएलसी है उसमें हम आरएफ वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। आरएफ वैल्यू मतलब कि आपका रिलेटिव फ्रंट या फिर रिटार्डेशन फैक्टर या फिर रिटेंशन फैक्टर। ये जो है बेसिकली आपको ये रिप्रेजेंट करता है कि जो भी आपके कंपोनेंट्स हैं वो किस रेट पे मूव कर रहे हैं, और ये जो मूवमेंट होता है वो आपका क्रिएट होता है डिफरेंट पार्टीशन कोफिशिएंट की वजह से। यानी कि जो भी आपका कंपोनेंट है उसकी जो सॉल्युबिलिटी है वो मोबाइल और स्टेशनरी फेज में अलग अलग होती है, जिसकी वजह से वो अलग अलग रेट पे मूव करते हैं। दूसरे वर्ड्स में कहें तो आरएफ वैल्यू जो है वो है आपका स्टार्टिंग पॉइंट से जो स्पॉट है उसके बीच का डिस्टेंस डिवाइडेड बाय आपका स्टार्टिंग पॉइंट से सॉल्वेंट का जो डिस्टेंस है वो। तो देखिए जैसे हमने ये टीएलसी प्लेट प्रिपेयर कर लिया, यहाँ पे हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है, यानी कि हमने जो भी कंपाउंड लिया है उसकी स्पॉटिंग जो है हम यहाँ पे करते हैं, ठीक है। उसके बाद जब इसको हम क्रोमेटोग्राफिक चैम्बर में डालते हैं जिसमें कि मोबाइल फेज होता है, तो यहाँ से जब सॉल्वेंट धीरे धीरे कैपिलरी एक्शन से मूव करता है तो आपका स्पॉट विजिबल होना स्टार्ट होता है जो उसमें कंपोनेंट्स प्रेजेंट होंगे। तो सपोज करिए ये आपका फर्स्ट स्पॉट आया, जो मोबाइल फेज है वो मूव करके आपका यहाँ तक गया, तो ये जो डिस्टेंस है वो आपका स्टार्टिंग पॉइंट से स्पॉट का मूवमेंट हो गया, और यहाँ से आपका स्टार्टिंग पॉइंट से सॉल्वेंट का मूवमेंट, उसको हमने ए से रिप्रेजेंट कर दिया। तो आरएफ वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी बी बाई ए, और इस तरह से हम कैलकुलेट करते हैं। ये जो आरएफ वैल्यू है चूंकि ये लॉन्गर पाथ के थ्रू नहीं जाती है, मतलब इसमें जो सॉल्वेंट होता है वो लॉन्ग पाथ नहीं ट्रैवल करता है, इसलिए आरएफ वैल्यू जो होती है मैक्सिमम आपका 1 से लेस ही होती है, यानी कि डेसिमल्स में आती है। आरएफ वैल्यू जो है कांस्टेंट होती है हर एक कंपोनेंट के लिए, सिर्फ जब आइडेंटिकल एक्सपेरिमेंटल पैरामीटर्स सेट किए गए हों। आरएफ वैल्यू आपकी डिपेंड करती है बहुत सारे फैक्टर्स पे, मतलब बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो आरएफ वैल्यू क्या आएगी वो डिटरमाइन करते हैं, जैसे कि
क्वालिटी ऑफ लेयर मटेरियल, अगर अच्छी होगी तो आपकी आरएफ वैल्यू एक्यूरेट आएगी, खराब होगी तो नहीं आएगी। जो लेयर का एक्टिवेशन ग्रेड क्या है, मतलब वो कितनी जल्दी एक्टिवेट हो जाती है, लेयर की थिकनेस क्या है, जो सॉल्वेंट यूज कर रहे हैं वो प्योर है या इम्प्योर है, मतलब कैसी क्वालिटी है, जो चैम्बर है वो उसका इक्विलिब्रेशन मतलब कि वो सही तरीके से रखा गया है कि नहीं, सब कुछ उसमें प्रॉपर तरीके से है या नहीं, जो कौन सा हम क्रोमेटोग्राफिक टेक्निक एम्प्लॉय कर रहे हैं, यानी कि हम टीएलसी कर रहे हैं, पेपर कर रहे हैं, कॉलम कर रहे हैं वो, और इम्प्यूरिटी अगर कोई प्रेजेंट है तो आपकी आरएफ वैल्यू गलत आ सकती है, तो इम्प्यूरिटी नहीं प्रेजेंट होनी चाहिए, और कितना कॉन्सेंट्रेशन हम सैंपल अप्लाई कर रहे हैं, तो ये सारे फैक्टर्स जो है वो आपकी आरएफ वैल्यू को गवर्न करती है। किसी तरह का एरर या फिर जो एक्यूरेसी होती है आरएफ वैल्यू की, वो अगर वो इन फैक्टर्स से अफेक्टेड होती है तो उसको हम एलिमिनेट कर सकते हैं आपको को क्रोमेटोग्राफ के थ्रू, जिसमें कि हम स्टैंडर्ड सैंपल लेते हैं और फिर उसमें हम आरएसटी कैलकुलेट करते हैं, और वो आरएसटी का फॉर्मूला होता है कि जो भी हमारा सब्सटेंस है उसका आरएफ वैल्यू क्या आया है डिवाइडेड बाय जो हमारे स्टैंडर्ड का क्या आया है, तो कितना एरर आया या कितना वेरिएशन है वो डिटेक्ट हो जाता है। बेसिकली टीएलसी में आपको क्वालिटेटिव इवैल्यूएशन परफॉर्म किया जाता है, जिसमें कि अननोन जो भी हमने सैंपल लिया होता है उसको फिर हम स्टैंडर्ड के साथ कंपेयर करके वो स्पॉट हम चेक करते हैं, मतलब आरएफ वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। तो ये था अबाउट आपका टीएलसी का जनरल इंट्रोडक्शन, एडवांटेज, डिसएडवांटेज, एप्लीकेशन और आरएफ वैल्यू। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज इसे लाइक, शेयर और कमेंट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।